नमस्ते बच्चों। अब तक हमने परिवार, परिवार के कार्य, परिवार की विशेषताएं, ये सभी कुछ पढ़ लिया है। अब ये जानना ज़रूरी है कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी मानव स्वभाव से सामाजिक प्राणी होते हैं और अपना पूरा जीवन परिवार में बिताते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है परिवार में, मृत्यु होती है परिवार में और इसी तरह से उसका जीवन चलता है। वो परिवार ही होता है जहाँ की वहाँ जन्म से रहता है, उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, उसका विकसित होना, उसके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होना, आगे बढ़ना, विवाह होना, बच्चे होना, उसका स्वयं का एक सामाजिक प्राणी बनना, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि गुणों का विकास भी परिवार में ही होता है। और जब वह शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से परिपक्व और आत्मनिर्भर बनता है तो स्वयं उसका विवाह होता है और विवाह होने के बाद वह एक परिवार में बंधता है। फिर उस परिवार में बच्चों का आगमन होता है, उनका लालन पालन पोषण होता है। फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनका विवाह संस्कार होता है, वो परिवार से चले जाते हैं और परिवार में पुनः दो व्यक्ति रह जाते हैं। बच्चों, एक बहुत सामान्य भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या है। पारिवारिक जीवन चक्र जो है बच्चों, वो क्या है कि पारिवारिक जीवन चक्र जिन दो व्यक्तियों के विवाह संबंध से शुरू होता है और परिवार का विस्तार होता है और विस्तार होने के बाद, उत्तरदायित्व निभाने के बाद परिवार में फिर से वही दो व्यक्ति रह जाते हैं जिन्होंने साथ में अपना जीवन प्रारंभ किया था, यानी कि एक चक्र सा हो गया। इसलिए हम इसको पारिवारिक जीवन चक्र कहते हैं। वैसे तो क्या होता है बच्चों, परिवार जो होता है व्यक्तिगत रूप से सबके अलग अलग होते हैं, सभी के जीवन दर्शन, सारी ही चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन सारे ही परिवार इन अवस्थाओं से ज़रूर हो। ग्रॉस एवं क्रैंडल ने जो इसके लिए डेफिनेशन दी थी कि परिवार की शुरुआत दो संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है, जो कि हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, जो कि विवाह संस्कार के द्वारा आपस में बंधन में बंधते हैं। तो दो संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है और फिर जब वो अपने वैवाहिक जीवन के साथ अपने परिवार का प्रारंभ करते हैं तो अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करते हैं। विस्तृत अवस्था से यहाँ पर तात्पर्य होता है परिवार में बच्चों के आगमन से। परिवार में जब बच्चों का आगमन होता है तो परिवार का विस्तार होता है। परिवार के विस्तार के साथ वह स्वयं, उसका परिवार वृद्धि करता है और बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, उन्हें बड़ा बनाते हैं, उनको सामाजिक बनाते हैं, सभ्य संस्कारित बनाते हैं तथा अंत में फिर से केवल दो वृद्ध व्यक्ति रह जाते हैं। तो ग्रॉस एवं कैंडल की डेफिनेशन के अनुसार परिवार की शुरुआत दो संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है। अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है तथा अंत में फिर केवल दो वृद्ध व्यक्ति रह जाते हैं। ये पारिवारिक जीवन चक्र की परिभाषा ग्रॉस एवं थी। अब बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पारिवारिक जीवन चक्र को जानना क्यों आवश्यक है या इसको जानने का महत्व क्या है, हम क्यों समझें। बच्चों, होता क्या है कि जब भी गृह प्रबंध किया जाता है तो जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं और साधनों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब तक वो जानेंगे नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो गृह प्रबंध के दौरान अपने पास उपलब्ध साधनों को जानना और समझना बहुत अधिक जरूरी होता है और इसी के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गृह प्रबंध का अर्थ तभी सार्थक होता है बच्चों जबकि परिवार अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। धन, समय, शक्ति और भी जितने साधन हैं सभी साधनों का बहुत अच्छे तरीके से प्रबंध कर सके, तभी सार्थक होता है गृह प्रबंध का होना। पारिवारिक जीवन चक्र को जानने का महत्व बच्चों कई रीज़न से होता है। सबसे पहला आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन चक्र परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को बताता है। कैसे? क्योंकि हर अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जबकि परिवार का प्रारंभ हो रहा है
तो जब परिवार का प्रारंभ हो रहा है उस समय परिवार में दो व्यक्ति हैं, तो धन, समय और शक्ति तीनों की मांग अलग अलग होगी। और दो व्यक्तियों के साथ अगर उनका परिवार जुड़ा हुआ है तो और अलग होगी। तो क्योंकि इस समय रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग है। जैसे समय उनके पास हो सकता है, एक दूसरे को समय देने के लिए हो सकता है, अपने जीवन के बारे में, आगे के बारे में सोचने का, फ्यूचर के बारे में सोचने का वक्त हो सकता है। और उसके लिए इस समय ऊर्जावान वो बहुत होते हैं, क्योंकि यंग होते हैं तो ऊर्जा उनमें काफ़ी होती है। और जब हम बात करते हैं धन की, तो धन इस समय दोनों ही स्थितियाँ हो सकती बच्चों। अगर उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है तो धन का परिवार में आगमन शुरू हो जाता है, धन का संचय भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भी आवश्यकता नहीं होती। तो अगर परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं, ये हमने बात की जैसे अभी प्रारंभिक अवस्था की, है ना, जिसको हम अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। अब जब परिवार में बच्चों का आगमन होगा, अगर परिवार में बच्चों का आगमन होता है तो क्या परिवार की आवश्यकता नहीं बदलेंगी? डेफिनेटली बदलेंगी। बच्चों के आगमन के साथ साथ परिवार के हर सदस्य की आवश्यकता बदल जाती है। एक पत्नी जो सिर्फ अब तक पत्नी या बहू का रोल निभा रही थी, अब वो एक माँ बन जाती है, एक पुरुष पिता बन जाता है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो अब उस बच्चे की भी अपनी आवश्यकताएं हैं। फिर और जब बच्चे बड़े होंगे उनकी और आवश्यकताएं होंगी। तो हर अवस्था में धन, समय, शक्ति और अन्य साधनों का अलग अलग ढंग से आवश्यकता होती है, क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्थाओं में हर व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। ये आवश्यकताएं विस्तृत अवस्था में होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो संकुचित में हो, और जो संकुचित में है वो आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक में हो। इसलिए पारिवारिक जीवन चक्र की परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को समझने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को जानना आवश्यक है। उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना आवश्यक है। बच्चों, जब आवश्यकताओं के बारे में समझेंगे तभी तो हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और जब हमारे लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे, लक्ष्य के बारे में हम समझ जाएंगे, अच्छी तरीके से उन्हें निर्धारित कर लिया है, तो अब बात आती है अच्छे रहन सहन के स्तर की, अच्छे जीवन स्तर की, जो कि जीने के लिए हम आवश्यक समझते हैं। कोई एक व्यक्ति की अपने जीवन को जीने के लिए किस जीवन स्तर को सही और आवश्यक समझता है, अर्थात जीने योग्य समझता है, उसके लिए वो योजना बनाएगा, लक्ष्य निर्धारित करता है, योजना बनाता है, क्रियान्वयन करता है, मूल्यांकन करता है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कि व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए निर्धारित करता है, उसके लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना आवश्यक है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, कि विभिन्न अवस्थाओं में आने वाली समस्याओं को जानने समझने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र की आवश्यकता है। बच्चों, जैसा हमने पढ़ा ना अभी, कि पारिवारिक जीवन चक्र की, परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं अलग अलग होती है, हर अवस्था में आवश्यकता अलग अलग होती है। अगर आवश्यकताएं अलग हैं तो डेफिनेटली उस अवस्थाओं में आने वाली समस्याएं भी अलग अलग होगी। और जब तक हम उन समस्याओं को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो पारिवारिक जीवन चक्र कैसे समझ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि परिवार अपने संपूर्ण परिवार काल में कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, जो कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि बच्चों का जन्म होना, जन्म होने के बाद उसका बड़ा होना, विस्तृत अवस्था में उसका लालन पालन, शिक्षा, विवाह, उसको विकसित करना, आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी होना, आदि चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही घर में अगर वृद्ध सदस्य हैं तो उनकी देखभाल करना, उनको जानना समझना, ये सभी चीज़ें पारिवारिक जीवन चक्र के लिए आवश्यक है और पारिवारिक जीवन चक्र को समझने के लिए आवश्यक है। जब हम विभिन्न समस्याओं के बारे में जानेंगे कि किस अवस्था में कौन सी समस्या आ सकती है या आती है, तभी तो हम उसको सुलझाने में सक्षम होंगे। इसलिए विभिन्न अवस्थाओं में जो आने वाली समस्याएं हैं उनको जानना, समझना और पहले महसूस करें उस समस्याओं को, फिर समझें, उससे बेटर है कि हम जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझ लें
और उसमें आने वाली समस्याओं को समस्या आने से पहले अगर समझ लिया जाए तो उसको सुलझाना आसान होता है और उस समय समस्या हमें बड़ी भी नहीं लगती है। दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो हमारे लंबे समय तक चलने वाले उद्देश्य होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लक्ष्य के दौरान पढ़ाया था कि कुछ अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं और कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। तो दीर्घकालीन लक्ष्य या उद्देश्यों के लिए जब हम योजना बनाएं तो योजना किस प्रकार से बनाएं, तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि पारिवारिक जीवन चक्र को समझें। अगर एक परिवार जिन्होंने अभी अभी परिवार शुरू किया है, ऐसे नव दंपत्ति ये सोचते हैं कि हमें जीवन में आगे पैसे की आवश्यकता रहेगी, घर की आवश्यकता रहेगी और कई सारे साधनों की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि परिवार में बच्चे होंगे। अच्छा, बच्चे होने के बाद भी व्यक्ति सोचता है कि बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस इंस्टीट्यूट में डालना है, कितना खर्चा होगा, बच्चों के विवाह में कितना खर्चा होगा। तो ये सब क्या है? ये सब है दीर्घकालीन उद्देश्य। और दीर्घकालीन उद्देश्य अगर व्यक्ति को प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वह पारिवारिक जीवन चक्र को समझे, क्योंकि अगर पारिवारिक जीवन चक्र का नॉलेज है तो वो दीर्घकालीन लक्ष्य को आसानी से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, विभिन्न अवस्थाओं में व्यय को समझने हेतु। पारिवारिक जीवन चक्र की, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 3 अवस्थाएं होती हैं और हर अवस्था में व्यय कैसा होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि हर अवस्थाओं में क्या होता है, आवश्यकताएं अलग है। अगर आवश्यकताएं अलग है, लक्ष्य अलग ढंग से निर्धारित होंगे, योजना अलग प्रकार से बनेगी, समस्या अलग प्रकार की होगी, तो डेफिनेटली व्यय भी अलग अलग तरीके से होगा। नव दंपति बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि जब परिवार में शिशु का आगमन होगा तो व्यय कैसा होगा। फिर उसको, और हर माता पिता बच्चों अच्छे से चाहते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का लालन पालन, उनका पोषण इतना अच्छा करें। हर माता पिता अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा अच्छा अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानते हैं और पहले से ही अगर उसके व्यय को समझ जाते हैं तो समझ करके हर अवस्था में विभिन्न समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है। जैसे कि विस्तारित अवस्था, बच्चों का विवाह भी हो गया, सब हो गया, उसके बाद आ जाती है वापस संकुचित अवस्था। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ना परिभाषा में, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि फिर से 2 वृद्ध व्यक्ति परिवार में रह जाते हैं। तो हर व्यक्ति समझता है कि वृद्धावस्था के लिए उसे कुछ तो करना ही चाहिए, और जब वो वृद्धावस्था के बारे में सोचता है तो डेफिनेटली किसके बारे में सोच रहा है, व्यय के बारे में। तो विभिन्न अवस्थाओं में जो व्यय होता है उसको समझने के लिए भी पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था को जानना आवश्यक है। और सिर्फ व्यय धन का नहीं होता है बच्चों, समय का, शक्ति का और भी कई सारे साधन होते हैं जिनका कि व्यय होता है, क्योंकि शक्ति कभी तो हमें बहुत अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ और शक्ति में कमी आती है। तो ये स्वाभाविक सी क्रियाएं हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है जबकि हम पारिवारिक जीवन चक्र को समझ लेते हैं। गृह प्रबंध के लिए क्रियाओं के निर्धारण हेतु अवस्था के अनुसार साधनों की मांग को जानना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल सही है बच्चों, आवश्यकताएं अलग है, लक्ष्य अलग है, समस्याएं अलग हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। तो फिर क्या आवश्यक है, आवश्यक है कि अवस्था के अनुसार साधनों की मांग को जानना, साधनों को पहचानना। जैसी अवस्था है वैसा किस प्रकार से साधन किस अवस्था में चाहिएंगे, इसका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि किसी विशिष्ट समय में गृह प्रबंध के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो कई तत्वों पर निर्भर करती है। इन क्रियाओं के निर्धारण के लिए भी पारिवारिक जीवन चक्र को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों ये जो पारिवारिक जीवन चक्र है ना, ये बहुत ही गतिशील है। इसकी गतिशीलता के साथ ही इसके आकार में, स्वरूप में और ओवरऑल इसके पूरे संपूर्णता में परिवर्तन आता है। प्रत्येक अवस्था में धन, समय, शक्ति इत्यादि की मांग अलग अलग हो जाती है।
तो साधनों की मांग भी अलग हो जाती है, किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, कौन सा साधन बढ़ेगा, कौन सा साधन कम होगा। ये सब कुछ जानने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को जानना आवश्यक हो जाता है। बिगलो ने एक परिभाषा दी है और बिगलो ने कहा है कि किसी भी परिवार की पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक स्थिति को पूर्ण किया अथवा पूर्ण करने में असमर्थ रहे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे बच्चों, आर्थिक स्थिति, धन हमने कहा एक साधन है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि अन्य साधनों को क्रय करने के लिए इस साधन का होना अनिवार्य है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा भाग किस पर निर्भर कर रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक स्थिति को पूर्ण किया या असमर्थ रहे, अर्थात जो प्रारंभिक अवस्था थी उसी अवस्था से अपने अर्थ को सही ढंग से प्रबंधित किया या नहीं किया। और कई परिवारों में आर्थिक समस्या बहुत ही कठिन हो जाती है और एक नहीं अनेक कारण इसके हो सकते हैं। और कभी कभी जो कारण होता है ज्ञान की कमी, तो कई बार स्थिति क्या होता है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है यानी कि परिवार सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाता है, और अगर प्रबंध नहीं कर पाता है तो इसका पूरा प्रभाव परिवार पर और परिवार में पल रहे बच्चों पर पड़ता है और उनके आने वाले जीवन पर, उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना बहुत आवश्यक है। क्लास में बच्चों हमने पारिवारिक जीवन चक्र क्या है और इसे समझना क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस बारे में जाना था। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।